12 यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त तो रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास का उपागम है आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये सभी। तो मानव विकास के सभी उपागम है, आय उपागम, क्षमता उपागम, ठीक है, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और ये तीनों उपागम है। तो आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय पाटन है? लंदन, मुंबई, मानचेस्टर, सिंगापुर। तो मानचेस्टर जो है अंतर्देशीय पाटन है। ग ऑप्शन, पाटन नहीं है पत्तन है, ठीक है, पत्तन सही रहेगा, अंतर्देशीय पत्तन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, उड़ीसा। तो केरल सही हो जाएगा, ठीक है, भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद 5 नंबर है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये उड़ीसा सही हो जाएगा, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो राजस्थान से हो जाएगा, राजस्थान से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न से कितनी है? 10%, 6%, 82% या फिर 4%। तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी है 82%। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8, क्या कह रहा है? मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु, केरल। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां हैं, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। तो लगभग उत्तर 20 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। इसके बाद 10 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, खनन की 2 विधियों के नाम। तो खनन की 2 विधियां हैं, खुली खदान विधि और भूमिगत खनन, यानी खुली खदान ओपन पिट मीनिंग और भूमिगत खनन यानी अंडरग्राउंड मीनिंग। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास के 4 घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 घटक कौन कौन से हैं? आय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सततता और समानता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, क्या कह रहा है? घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। इसके बाद है 12 नंबर, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो व्यापारिक केंद्र वह स्थान या क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं। इसके बाद है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है? प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। तो प्रतिभूमि के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक है स्थायी प्रतिभूमि यानी परमानेंट फॉलोलैंड, वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाती। स्थायी प्रतिभूमि क्या मतलब? वह भूमि जो होती है जो अधिक समय से क्या है खेती के लिए खेती नहीं की जाती है। अस्थायी प्रतिभूमि वह होती है जो भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर, क्या कह रहा है? भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण। तो जल प्रदूषण के 2 कारण निम्न हैं। पहला, उद्योगों का अपशिष्ट यानी उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला स्वेज, गंदा पानी और कचरा,
सीधे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इसके बाद है 16 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो 17 नंबर क्या कह रहा है? भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है 18 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है सिंचाई सुविधा। ठीक है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाया। पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान किया। हरित क्रांति, रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। जलवायु सुधार, वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया गया। इसके बाद है स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने उत्पाद की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। ठीक है, इसके बाद है 20 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला घटक है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, लोगों की आयु और जीवन स्तर को मापता है। दूसरा है शिक्षा का स्तर, पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षरता दर को मापता है। अवधि आर्थिक आय, व्यक्ति की औसत आय को मापता है। इसके आगे लिखेंगे देशों के बीच सामाजिक आर्थिक समानता और विकास के स्तर की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है? मानव विकास सूचकांक यानी HDI। इसके बाद 21 नंबर है मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं। तो मिश्रित कृषि वह प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता है विविधता। क्या? विविधता, एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। दूसरा है संपन्नता, यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर, साझा संपत्ति किसे कहते हैं? भारत के किन्हीं 4 साझा संपत्ति संसाधनों के नाम बताइए। साझा संपत्ति वे संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं, किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज में सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं, जैसे नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है विस्तृत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। मानव भूगोल का अर्थ, प्राकृति एवं क्षेत्र बताइए। मानव भूगोल का अर्थ, प्राकृति एवं क्षेत्र। तो मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है प्रकृति। प्रकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है, क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियाँ क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, यह इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। ठीक है, अथवा करके 2 पूछता है दीर्घ उत्तरीय में, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संक्षेप में विवेचना कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है जो देश के व्यापार और आर्थिक
गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहला है संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। इसके बाद तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद 24 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्बलता से बचाव करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना, उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्ति बिजली उपकरणों का प्रयोग। फिर है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। इसके बाद है कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टैपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। फिर है रेन वेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। इसके बाद है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। फिर यहाँ पर अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ग्रामीण बस्तियाँ भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। पहला है कॉम्पैक्ट बस्ती। क्या है कॉम्पैक्ट बस्ती? यह बस्ती घनी बस्ती होती है, जहाँ घरों के समूह एक साथ बने होते हैं। सामान्यतः कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती है, जहाँ घर थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद है साबुन। साबुन झील किनारे की बस्ती, यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है, जैसे कि नदियाँ, तालाब या झीलें। यहाँ कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं, जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। आगे है घाटी बस्ती। यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती हैं, जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इन प्रकारों की बस्तियाँ ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो 5 अंक आपको मिलेंगे, मानचित्र रहेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। 26 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।